तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर पुट करने होते हैं। मार्क्स आपका कैलकुलेट होके प्लस होते जा रहा था, वो आपको 2-3 मार्क्स तो ऐसे ऊपर के मिल जाते हैं। एग्जामिनर ने भले ही आपको मार्क्स दे दिया, तो मॉडरेटर के पास ये पावर होती है कि वो आपके मार्क्स काट सकता है या बढ़ा सकता है। पेन कलर इतना बेसिक चीज है, बच्चों को पता नहीं होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 कलर ही पेन की अलाउड है। तो मैं ना इस वीडियो के अंदर आपके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जो आपको डराते हैं, जो आपको खौफ देते हैं, वो सब भी सॉल्व करते जा रहे हैं। 11th, ओवर राइटिंग इज इक्वल टू लो मार्क्स। इंग्लिश में कभी भी ओवर राइटिंग मत करना। बहुत सारे आपके दूसरे सब्जेक्ट होते होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये वो, वहाँ पे 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। आप वहाँ पे भर भर के जितना लिखना है लिखो। इंग्लिश में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सिर्फ 4 मार्क्स का होता है, वो भी राइटिंग स्किल में, बाकी सब तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप भर भर के लिखोगे, एग्जामिनर आपको ओवर राइटिंग की कैटेगरी दे देगा और मार्क्स कम दे देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है और कुछ ऐसी चीज करनी है जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे। क्या करेंगे? ओवर राइटिंग कब होगी? अगर आपने फॉर्मेट में एक तो आंसर नहीं लिखे हो, मतलब कि मान लो एक टॉपिक है, अगर देखो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं यहाँ पे हर टॉपिक का तो आपको फॉर्मेट नहीं समझा सकती, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो की मेरे पूरा आपका क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई, आपके हर एक टॉपिक पढ़ा रखी हूँ, ठीक है, एकदम डिटेल में फॉर्मेट के साथ सब कुछ। बस वो आपको ये प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, डन हो जाएगा। आपको सब चीज का फॉर्मेट पता चल जाएगा, तो कभी भी ओवर राइटिंग नहीं करोगे, ठीक है। अगर मान लो आप एग्जाम में कोई आंसर भूल गए, क्वेश्चन नंबर 1 आपने मस्त अटेम्प्ट करे, क्वेश्चन नंबर 2 A B अटेम्प्ट करे, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करने जा रहे थे ना, तो आप ना उस क्वेश्चन का आंसर आपको आता था पर भूल गए, तो बच्चे पूछते मैं उस वक्त क्या करूं? क्वेश्चन नंबर अभी सोचते बैठूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो क्या करूं? क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर लूं, क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरा सजेशन क्या होगा, आप वैसे सिचुएशन में ना क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जितना भी आंसर आपको लिखना था उतनी स्पेस खाली छोड़ो और उसके बाद आगे बढ़ो। उससे ना दिमाग को अपने को याद भी रहता है कि अपन जब रीचेक करने पेपर जाते हैं ना खुद, तो याद आ रही है खाली जगह, इसमें तो मैं आंसर लिखना भूल गया। क्योंकि आप अगर छोड़ के नहीं लिखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये आपने अटेम्प्ट करे हो नहीं करे हो, दिमाग से निकल जाता है। मान लो एग्जाम्पल आप समझे कि नहीं समझे, देखो आपने मान लो क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करे, क्वेश्चन नंबर 2 करे, क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं आ रहा था, तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप करके सीधा 4 करे, 5 करे, 6 करे, तो आपने कहीं पे भी स्पेस नहीं दे, तो माइंड आपका शायद भूल सकता है कि भाई तूने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन अगर आप स्पेस दे दोगे तो खाली पेज देख के आपको एटलीस्ट याद तो आएगा कि भाई ये तूने क्वेश्चन छोड़ा है, इसको फटाफट भर दे, ठीक है। और वो सीक्वेंस भी आपका मेंटेन रहेगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये। तो कभी भी आंसर भूलोगे तो स्पेस छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, टाइम वेस्ट मत करना, आपका सीक्वेंस भी मेंटेन रहेगा, आपको याद भी रहेगा कि भाई पेपर भरना है। क्वेश्चन पेपर कब मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर मिलते साथ ही फटाफट लिखना शुरू करते हैं। इंग्लिश में कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर आते हैं। जैसे मान लो आप अनसीन पैसेज सॉल्व कर रहे हो, उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको राइटिंग स्किल में अगर दिख जाए, तो अनसीन पैसेज जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आया है, उसी का आप बहुत सारा कंटेंट सीधा कॉपी पेस्ट करके अपने राइटिंग स्किल में लगा सकते हो। और ये वही बच्चा कर पाएगा जो एटलीस्ट अपना पेपर को 5 मिनट गो थ्रू कराए। और यही साइकोलॉजी समझ के आपकी बोर्ड कमिटी भी, एग्जाम में बैठोगे तो 10 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आंसर शीट आपको क्वेश्चन पेपर 10 मिनट पहले दिया जाता है, यही चीज के लिए कि भाई पहले तू क्वेश्चन पढ़, अच्छे से पढ़, मतलब एटलीस्ट गो थ्रू करो। इससे एक और फायदा क्या मिलता है आपको पता है कि आप जो चीज 100 चीज पढ़ के गए थे, आपने एक बार क्वेश्चन पेपर में देख लिया कि वो 100 में से 20 चीज आई है, तो ऑटोमेटिकली वो 80 चीज दिमाग से हट जाती है, पूरा फोकस वो 20 चीज पे आता है। तो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो आपका पूरा फोकस दिमाग में होता है कि हाँ, कभी कभी पैसेज में सॉल्व कर रही हूँ तो राइटिंग स्किल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दिमाग में आ रहा है, तो फटाफट अपने को माइंड में बैठा रहता है, तो अपन अच्छे से पेपर लिख पाते हैं। तो प्लीज 10 मिनट पहले आपको पेपर मिलता है, अच्छे से अपन यूज करेंगे। 10 मिनट पहले पेपर आपको मिलता है तो लास्ट का पन्ना आप एज अ रफ वर्क भी यूज कर सकते हो, अभी पॉइंट में डालियो। क्लास 12 के बच्चे हो, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। बच्चे रिजल्ट के दिन रो के कॉल करते हैं मैम पेपर छूट गया था इसलिए कम मार्क्स आए। इसकी वजह से आप क्या करोगे, कभी भी 80 मार्क्स को टाइम मत देखो, आप अपने सेक्शन वाइज जाओ। सेक्शन वाइज मतलब कि आपका जो सेक्शन 1 है, मतलब सीन पैसेज, ठीक है, फिर अनसीन पैसेज, ये पोइट्री है, ये राइटिंग स्किल है और ये नॉवल है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे ना, अपने सीन पैसेज को 30 मिनट्स दो, अनसीन पैसेज आपका कैसे किसी भी हाल में 40 मिनट्स में हो जाना चाहिए। अगर 40 मिनट्स में नहीं हुआ, 40 मिनट्स पार हो गए और अनसीन पैसेज नहीं हुआ, तो छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ।
वरना यहीं पर अटके रहे तो भाई राइटिंग स्किल, नॉवेल सब छूटने वाला है। तो आप क्या करोगे, आप जो टाइम लिमिट है वो सेक्शन वाइज बांध दो, ना कि पूरा पेपर, वरना यहीं पे आपकी गाड़ी अटकी रहती है, लास्ट का छूट जाता है। कैसे भी करके मेरा सीन पैसेज 30 मिनट में होना चाहिए, इसके बाद भी आपके हाथ में 5 से 10 मिनट बच जाते, क्योंकि 3 घंटा इट मीन्स 180 मिनट्स आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। देन उसके बाद अपनी क्या मेन चीज है, बच्चे बोलते हैं यार मैं कितना भी मार्क्स आंसर लिखता हूँ ना, मेरा मार्क्स मेरे को देता नहीं एग्जामिनर, पता नहीं क्या उसकी दुश्मनी है मेरे से। देखो एक चीज बताऊं, साइकोलॉजी के साथ खेलो, सामने वाला इंसान है, वो आपके मार्क्स की क्रेडिबिलिटी कब बढ़ाएगा, आपके आंसर की वैल्यू कब बढ़ाएगा, जब आप अपने आंसर में कुछ ऐसा कर रहे हो जो बाकी के 90% बच्चे नहीं कर रहे। स्पेशली वो सारे आंसर जहाँ पे आप ये खुद से आंसर बना के लिख सकते हो, पर्सनल रिस्पॉन्स, समरी, राइटिंग स्किल तो भाई भर भर के, वहां पे आप क्या करो, कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हो ना, उसमें आप ऐड कर दो फेमस पीपल के कोट्स, ठीक है। क्लीनलीनेस के ऊपर आपको कोई टॉपिक आ गया ऐसे का, आपने उसमें बीच में कहीं लिख दिए, एज इट वॉज राइटली सेड बाय महात्मा गांधी, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो यहाँ पे वो महात्मा गांधी जी, वो वर्ड सुन के एग्जामिनर बोलेगा कि हाँ भाई, वो मतलब आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करे हो, प्रूफ करे हो एक फेमस इंसान के प्रूव के साथ। तो ऐसे आंसर को तो भाई फुल मार्क्स मिलते हैं। ये तो ये चीज आपको करना, आंसर की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। खुद के आंसर को आप जस्टिफाई करो फेमस पीपल के लोगों के साथ। सिंपल सा आप इसका क्या करो, गूगल पे जाओ, गूगल पे जैसे आप जाओगे फेमस कोट्स बाय फेमस पीपल, बस इतना डालो, ठीक है। जैसे कि मैं इधर पे जाती हूँ और गूगल पे अगर मैं टाइप करती हूँ, ठीक है, क्या फेमस कोट्स, फेमस कोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग लोगों के, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, शेक्सपियर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, बहुत बहुत कॉमन टॉपिक पे इन्होंने ऐसी ऐसी चीज बोले जो कि आपके 110% आपके काम आए गई। तो एक लिस्ट आप बना लोगे, ठीक है। ये काम आप खुद बैठ के करोगे ना तो आपका हाथ अच्छे से बैठेगा। एजुकेशन के ऊपर, क्लीनलीनेस के ऊपर, सोसाइटी के प्रॉब्लम के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, बहुत कॉमन टॉपिक है क्योंकि इंग्लिश में आपको कॉमन टॉपिक पूछी जाती है, ठीक है। तो आपके ऊपर ये सारे देखो यहाँ पे नाम आ गए, सर्च करोगे फेमस कोट्स बाय रतन टाटा, यहाँ पे इमेजेस पे जाओगे तो यहाँ पे देखो इतने सारे उनके कोट्स मिल जाएंगे। अपने आंसर में ये लोग के शब्द डालो, देखना कैसे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं फटाफट अपनी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अपन पहुंच चुके 15 तक। 16th है डू वॉट 90% स्टूडेंट्स वोंट डू। जैसे कि एग्जामिनर जो है लेके बैठा हुआ है बहुत सारी आंसर शीट, वो सुबह से चेक कर रहा है, वो बोर हो गया है कि आंसर पढ़ के, है ना। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, 90% बच्चे अपने आंसर की शुरुआत कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी। क्वेश्चन आया है कि आपके हिसाब से बताओ कि मोबाइल अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, तो 90% बच्चे अपना आंसर की शुरुआत अकॉर्डिंग टू मी से करेंगे। तो आपको कुछ अगर अलग करना है तो आप बस वो शब्द बदल दो। मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि मान लो 90% बच्चों ने आंसर की शुरुआत करें अकॉर्डिंग टू मी, और आगे उनको जो भी बोलना था उन्होंने आंसर लिखे 10-15 लाइन, और आपने अकॉर्डिंग टू मी नहीं लिखे, उसके बदले में आपने लिखे इन माई पर्सपेक्टिव, और आप दोनों का अगर आंसर सेम है, दोनों ने आंसर सेम लिखे, बस आंसर की शुरुआत दोनों की अलग है, तो ये वाला आंसर बहुत कॉमन माना जाएगा कि भाई 90% बच्चों ने ये लिखे। सिर्फ कुछ बच्चों ने इन माई पर्सपेक्टिव लिखे तो इन लोग को हाई मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे कुछ कुछ कांस्टेंट चीज है, कांस्टेंट इंट्रोडक्शन है, कांस्टेंट फ्रेजेस है, कांस्टेंट वर्ड्स है जो आप रिप्लेस करो। आपको पता है कि भाई ये मैं लगाऊंगा, ये वर्ड लगाऊंगा तो ये बाकी सारे बच्चे नहीं लगाने वाले। समझ में आया? ऐसे शब्द, कुछ लिस्ट शब्द की याद करो, ठीक है। जैसे इंटरेस्टिंग, ये वर्ड आपको पता है कि भाई बहुत कॉमनली मेरे पेपर में कहीं ना कहीं तो लिखने वाला हूँ, ठीक है। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मत लिखो, उसके बदले में फैसिनेटिंग लिख दो। फैसिनेटिंग, ओ माय गॉड। एग्जामिनर को नहीं पता है कि आप सिर्फ 10-15 वर्ड ऐसे याद करके गए और वही लिख कर आए, उसको तो पेपर पढ़ के लगा रहे भाई अंग्रेज पेपर लिख रहा है भाई, समझे। तो ये छोटी छोटी चीज करो, रिप्लेस करो। पहले तो बैठ के आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं समझेगा। वीडियो बड़ी हो रही है क्या, 25 मिनट्स हो गए, कोई बात नहीं, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। 17 टेक सप्लीमेंट एंड सेकेंड लास्ट पेज ओनली। देखो 25 पेज कभी कभी आपको कम पड़ेगा, बहुत सारे आपको लगेगा कि भाई मेरे को और आंसर शीट चाहिए, तो यहाँ तक आप आंसर लिख दोगे, उसके बाद पेपर एक्स्ट्रा शीट मत मांगना, फंसोगे आप। जब यहाँ पहुँच जाओगे ना, यहाँ उसके बाद आंसर शीट
मांगना खड़े होना, हेलो मैम सप्लीमेंट दे दो प्लीज़, ठीक है, क्योंकि वो मैम यहाँ वहाँ कहीं बिजी होगी, आंसर आपका सिग्नेचर करेगा, तो आपका टाइम बहुत वैल्यू करता है, 5-5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ याद रखना प्लीज़। लास्ट पेज इज इक्वल टू रफ वर्क। जैसे मैंने आपको बताई 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है ना, तो आप एंड में क्या करें, तो क्वेश्चन पेपर में तो आप करोगे तो वो चीटिंग मानी जाती है, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप लास्ट पेज में ना जो भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं भूल सकता हूँ लिखते लिखते, तो आप फटाफट लिख लो। जैसे मान लो पोएम नंबर 2 के ऊपर एप्रिसिएशन आ गया है, ठीक है, और आपको ना दिमाग में अभी याद है कि भाई वो पोएम का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है, क्या थीम है, तो शॉर्ट में आप पेंसिल से ना यहाँ पे लिख सकते हो, ताकि आप जब आंसर लिखने जाओगे तो पॉइंटर्स रेडी, बस एलॉबरेट करना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लिखने जा रहे हो दिमाग से निकल गया, तो लास्ट पे जो रफ वर्क बनाओ, सिर्फ मैथ्स में नहीं इंग्लिश में भी काम आता है, ठीक है। फिर अपना आता है 19, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्या करे भाई, अपना आंसर बना के लिख दो बिंदास। स्पेशली पर्सनल रिस्पॉन्स में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर भी भर दो, सबको मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि पर्सनल रिस्पॉन्स का मतलब ये भाई खुद का ओपिनियन देना। और इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो भी ला रही हूँ कि इंग्लिश में वो कुछ समझ में नहीं आता है ना कभी कभी, क्या करना चाहिए, तो आप कैसे अच्छा आंसर बना के अपने ओन से खुद का बनाया हुआ आंसर लिख सकते हो। एंड लास्ट जैसे मैंने आपको बोली थी, वो सारे बच्चे जो अभी तक यहाँ तक टिके हुए हैं, मेरे पास आपके लिए क्या है, ये देखो, मैं आपको सीधा सीधा दिखाती हूँ 99 मार्क्स रियल टॉपर जो है उसकी आंसर शीट, ठीक है। ये है ये बच्चे की आंसर शीट, आप बस एक बार देख लो कि कैसे जो मैं ये चीज़ इधर पे बताई हूँ वो बच्चे ने सिर्फ देखा नहीं, सुना नहीं, अप्लाई भी किया और मार्क्स भी लाया 99, ठीक है। तो इसने अपने पेपर में कोई भी ऐसा प्रेजेंटेशन में हार्ड एंड फास्ट रूल किया नहीं है, इसने बस वो चीज़ किया जो एग्जामिनर चाह रहा था। नए पेज से क्वेश्चन पेपर शुरू करना, सही फॉर्मेट में आंसर लिखना, और फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करना, कटम कुटी ना करना, टेबल डायग्राम प्रॉपरली बनाना, बस बाकी कुछ भी इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको ये PDF का एक बार डिस्प्ले दे देती हूँ, यहाँ पे आ जाओ आप सभी के सभी बच्चे, ये रहा क्लास, जस्ट अ सेकेंड। हमारी इंग्लिश प्रो बैच में मैं डाल रखी हूँ 99 मार्क्स, ठीक है। तो एक बार आप डिस्प्ले देख लो बस, हियर इज द डिस्प्ले। 99 मार्क्स आपका सपना है, देखो 16 में से 16, 17 में से 17, 14 में से 14, 16 में से 16, 16 में से 16, ऑलमोस्ट फुल मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे उसको कितना देना चाहिए था, ऑलमोस्ट फुल मार्क्स, मार्क्स आफ्टर वेरिफिकेशन फुल मार्क्स ही है ऑलमोस्ट। देखो रियल आंसर शीट देख रहे हो, प्रेजेंटेशन का मतलब मैं आपको बस सिखा रही हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन का मतलब लगता है अच्छी हैंडराइटिंग होना, बस वही प्रेजेंटेशन होता है क्या, नहीं, ये होता है प्रेजेंटेशन, सिंप्लिसिटी एंड फॉर्मेट, ठीक है। देख रहे हो, देखकर ही लग रहा है बच्चे ने पूरा अच्छे से पढ़ के गया, उसके लिखने के तरीके से कहीं ज़्यादा कटम कुटी है नहीं, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगी होगी। अब मैं आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट वीडियो प्लान कर रही हूँ, एक तो ये कि कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपना आंसर कैसे बनाकर लिखे, दूसरा टॉपर की आंसर शीट बैठ के एनालाइज करेंगे एक एक क्वेश्चन कि क्या स्ट्रेटेजी के साथ अपने को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2 मार्क्स के लिए कैसा लिखना है, राइटिंग स्किल में क्या माइंडसेट लेके लिखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो मजा आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। तो मुझे बताओ कि इस वीडियो के अंदर भी टॉप 20 में से कौन सा पॉइंट आपको पहली बार पता चला या अच्छा लगा, मुझे कमेंट में बताना। बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी वीडियो बनाने के लिए, अगर आप बताते हो तो यार मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाते रहूँगी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज़ इसको अप्लाई करना, एंड आई रियली वॉन्ट कि आपके अच्छे मार्क्स आए एंड आप सक्सीड करो। बाय एवरीवन, टेक केयर, आई लव यू ऑल।